गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी बताइए आप। सो गाइज, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को ये क्लास वगैरह शेयर कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है, एंड दैट इज द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड, पेन चेंज करके देख लेते हैं एक बार। नहीं, ये तो बहुत मोटा सा हो गया पेन, ये। हाँ, यस। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पॉलिटी के। और बहुत टाइम से जो है आप लोगों की डिमांड भी थी और मेरे दिमाग में ये चीज चल भी रही थी, प्लानिंग भी चल रही थी कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। एक्चुअली ये मैं 100 जो सेट हैं उसकी एक सीरीज है मेरी, ठीक है, ये वाली, जिसमें हम जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज। जैसे आज पॉलिटी डिस्कस किया, सेट 1। कल शायद हम हिस्ट्री डिस्कस करें, सेट 2। तो एनसीईआरटी की 100 जो सेट की सीरीज रहेगी, ठीक है। तो आपको देखना है ये सब चीजें। और बहुत मतलब मजेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। ऑलरेडी मैं अपने पेड कोर्स में तो पढ़ा चुका हूं ये चीजें, बट कुछ चीजें अपलोड वहां पे भी करनी है, लेकिन यहाँ पे भी मैं वो करवाता जाऊंगा। पर यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से ध्यान से इस सीरीज को देखेंगे और प्यार देंगे, तभी मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा। सीधी सी बात है, ठीक है। द रीजन, क्योंकि मेरी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत होती है, और अगेन जो सपोर्ट नहीं मिलता आप लोगों का, जब आप लोग मतलब फीडबैक नहीं देते, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और फीडबैक इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीडबैक इज मोर इंपॉर्टेंट। द रीजन कि ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिले उस चीज से। चाहे मैं हमेशा आपको बात करता हूं, चाहे मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट रहते हैं, चाहे हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है। अगर नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है, अगर अच्छा है तो हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे जी। और बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड रुकिए। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली द थिंग इज, यहां पे जो है फिर एक गड़बड़ हो गई है। द गड़बड़ इज कि, एक सेकंड रुकते हैं। गड़बड़ ये हो रही है, जहां तक मुझे लग रहा है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वेट फॉर 1 और 2 मिनट। क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स गलत आ रहे हैं, तो मुझे जो पीपीटी है वो चेंज करनी पड़ेगी। जस्ट ए सेकंड, हाँ जी, जस्ट ए सेकंड। तो फिलहाल मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, और मैं उसको फिर डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे। तो आप जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए। और एक सेकंड में मैं पीपीटी द्वारा चेंज करता हूं, ताकि आपको लगे ना कि हाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फटाफट जो है आप फटाफट जो है आप अपना आंसर फटाफट कर लीजिए। क्योंकि उसमें जो है ना गड़बड़ हो रही है, मतलब फाइल में कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे, फिर क्लास में मजा नहीं आएगा।
मैं डिटेल में सब चीजें डिस्कस करूंगा, जस्ट ए सेकंड। हाँ, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। मैं एक बार पीपीटी चेंज कर दूं, मैं पीपीटी दोबारा भेज दूं अपने इसमें फोन में। पॉलिटी एनसीईआरटी। अरे क्या हो रहा है ये? हम्म। आज थोड़ा सा वही है कि जब हम कुछ नया चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे ऊपर टैबू तो लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। चाहे वो हमारी मैराथन क्लास की स्टार्टिंग हो, चाहे कुछ एक नया बम्पर वाली चीज हमने करनी हो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। ठीक है, चलिए जी, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी एमसीक्यूज के थ्रू और सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अपडेट सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम पेपर डाउट्स हो तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे जो एनसीईआरटी बेस्ड चीजें, ये चीजें ऑलरेडी हमने पेड कोर्स में भी डिस्कस कर रखी हैं। और प्लस आज से मैं जो है नई चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो व्हाट इज द मतलब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंतर्गत जो है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आज हम 10,000 एमसीक्यू कोर्स में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहां पे आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्पेशल फोल्डर्स भी बनाए हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स जो है आपको 1299 रुपीज में मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं, दैट इज VIP10। ठीक है, और जीएस कोर्स हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, यहां पे सर्च बार में 10,000 एमसीक्यू कोर्स डाल देना है। जैसे आपने 10,000 डाला, आपको मेरा कोर्स नजर आ जाएगा, उसको आप पढ़ें और तैयारी करें। ठीक है, और मॉक टेस्ट हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स का पार्ट है, इसको भी पढ़ें और अपडेट इसमें चलते चले जाएं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की। चलिए जी, start with the first question. Very good morning to all. The question number 1 is, that is the source of authority, that is the source of authority of the Indian Constitution is, जो हमारे देश में हमारा जो संविधान है उसकी अथॉरिटी कौन है? हमारे देश में अथॉरिटी कौन है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट, द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट। देखिए, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है हमारे संविधान की, वो क्या है? हमने एक वर्ड है प्रियम्बल, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना। प्रियम्बल में हमने पढ़ा है, प्रियम्बल में हमने पढ़ा था क्या? दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू इनेक्ट अडॉप्ट एंड गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अवर सेल्फ। मतलब जो प्रियम्बल में स्टार्टिंग वर्ड और एंडिंग वर्ड हैं, वो किससे स्टार्ट होते हैं? हमसे, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द प्रियम्बल, जो हमारा जो है वो सोर्स है। और ये इसकी अथॉरिटी जो है वो है आपकी पीपल ऑफ इंडिया के पास। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रियम्बल वर्ड यूज किया है मैंने, दैट इज प्रस्तावना। प्रियम्बल इज गिवन टू हूम? प्रियम्बल हमने दिया किसको है? टू द पीपल ऑफ इंडिया। एंड द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेन दैट इज द आपका पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रियम्बल की अगर मैं बात करता हूं, प्रियम्बल जैसे ही अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं, जैसे ही हम अगर पहला पेज खोलते हैं हमारे संविधान का, तो उसमें हमें नजर आता है प्रियम्बल।
दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और प्रियम्बल का जो पहला नाम था वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जाने के संविधान की उद्देशिका। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये स्टार्ट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। और इसका जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था कब? ये स्टार्ट किया था 11 दिसंबर 1946 को। और हमने इसको अडॉप्ट कब कर लिया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज ए प्रियम्बल कब अडॉप्ट कर लिया था हमने? यस बताइए, बता सकते हैं आप लोग जी। जब हमने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्टार्ट किया था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस चीज को अडॉप्ट कब कर लिया था? 22 जुलाई 1947 को। प्रियम्बल इज अडॉप्टेड ऑन द डेट, आई मीन नॉट प्रियम्बल, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन द डेट 22 जुलाई 1947। बट अगर आपने देखा होगा जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसकी अडॉप्शन डेट कब लिखी गई है? दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949। ये याद रखने वाली बात है। जब आपको पूछा जाए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने कब अपनाया तो आंसर बनेगा 22 जुलाई 1947। अगर आपसे पूछा कि प्रियम्बल को अडॉप्ट कौन सी डेट को किया था, क्योंकि संविधान में भी लिखा हुआ है 26 नवंबर को लिखा गया है, और 26 नवंबर जो है हमारे भारत देश के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन डे भी इसको कहते हैं, संवैधानिक दिवस भी इसको कहते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, कॉन्स्टिट्यूशन डे। आई एम क्लियर? यस, वेरी गुड, क्लियर। प्रियम्बल मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि जो प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, यानी कि एक बार अमेंडमेंट हुई थी, एंड दैट अमेंडमेंट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके अकॉर्डिंग हमने 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए थे, यानी कि सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। दैट मीन सोशलिस्ट का मतलब यह होता है सोसाइटी के लिए काम करना है, सोसाइटी को हमने ऐसे रखना है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव वाली बातें ना हो। सेकुलर का मतलब यह होता है कि धर्म में, जो सेकुलर वर्ड का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, दैट मींस कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है, बट हम अपने देश के अंतर्गत सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये बात लिखी गई है। इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, यूनिटी बना के रखनी है, भाईचारा बना के रखना है, जिससे हम टूटे ना। ये वर्ड जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि प्रियम्बल को, प्रस्तावना को हमने बहुत नामों से जाना है कि प्रियम्बल जो है वो हॉरोस्कोप है हमारे भारत देश का, मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया, भविष्य है। ये किसने बोला था? के.एम. मुंशी जी ने बोला था। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। और प्रियम्बल को सोल भी बोला गया है, आत्मा। प्रियम्बल इज सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नाम जो है ये किस किस पर्सन ने बोले हुए हैं? यस बता सकते हैं आप लोग? यस बताइए। प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप, दैट इज के.एम. मुंशी, एंड आइडेंटिटी कार्ड इज N.K. पालखीवाला। N.K. पालखीवाला जी ने बोला है ये, ठीक है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, दैट इज ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव जी द्वारा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपसे पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है, जहां हम इसको इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस बताइए। सो देखिए जी, एक्चुअली हमारे प्रियम्बल के लिए 3 केसेस आपको याद करने हैं। एक तो याद करना है बेरू-बेरी यूनियन केस, एक आपको याद करना है केशव नंदा भारती केस 1973, और एक याद करना है दैट इज द LIC ऑफ इंडिया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। अब इन तीनों केसेस में प्रियम्बल के लिए वर्ड यूज क्या किए गए थे? जो बेरू-बेरी यूनियन केस में वो वर्ड यूज किया गया था कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल प्रस्तावना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है तो हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, हम इसको लागू जबरदस्ती नहीं कर सकते। नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर हो गया आप लोगों को? नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑब्वियसली बात है, जब पार्ट ही नहीं है तो कैसे बन जाएगा? फिर उसके बाद केशव नंदा भारती केस बोला था कि इसमें बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, यानी कि संविधान का पार्ट है।
फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 हुआ, इसमें बोला गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट तो है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये बात करी गई थी यहां पे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट केसेस जो पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, दैट इज आंसर नंबर सी, द पीपल ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर, द पीपल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है, आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी। चलिए अगला आंसर बताइए। बढ़िया, केशवानंद भारती केस में बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉइंट समझ आया, बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था, भारत के संविधान का मूल ढांचा वर्ड यूज किया गया था, और उसमें बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है कहां पे, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है आपको टाइम टू टाइम बताती रहती है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट बताती रहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला आंसर देखिए, ए लॉ कैन बी इनेक्टेड और द executive order issued even contrary to the article 19 during the proclamation of emergency, ये किस में लिखा गया है? यस बता सकते हैं आप लोग, बताइए बताइए बताइए, शाबाश जी। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये बात कर रहा है ए लॉ कैन बी इनेक्टेड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड इवन कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। एक कानून जो होता है वो बनाया जाता है और लागू भी हो जाता है जब हमारे भारत देश में आर्टिकल 19 के द्वारा इमरजेंसी लगी हो, और वो इमरजेंसी किस कारणों से लगी हो। पहली बात तो अगर मैं आपको बात करूं आर्टिकल 358 हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 358 जो है, वो संविधान के अंतर्गत जो हमारे कानून एग्जीक्यूटिव हैं या लेजिस्लेटिव हैं, मतलब क्या हो गया, या तो कानून या तो आप बना रहे हैं विधान पालिका वाले, या एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका वाले, मतलब कानून बनाना और लागू करना, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है आर्टिकल 358 के दौरान। बट ये 19 वाला आर्टिकल के चलते चलते भी आपका कानून लागू और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, सो इट इज कॉज्ड बाय द वॉर और द एक्सटर्नल एग्रेशन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण। एक्चुअली ये बात करना क्या चाह रहा है, बात करना चाह रहा है ये नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। भारत में नेशनल इमरजेंसी, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति होती है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, जिसमें 3 कारणों से आपकी इमरजेंसी लगती है। एक तो होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, जो हमने ऑप्शन में लिखा हुआ है बाहरी विद्रोह, और या फिर हो जाता है आपका वॉर, प्रॉपर तरीके से लड़ाई हो जाए, या फिर हो जाता है आर्म्ड रिबेलियन, सैन्य विद्रोह। इन तीनों कारणों से आपकी लड़ाई लगती है। आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड था, इसका पहला नाम क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक असंतुलन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, पॉइंट समझ आया। अब नेशनल इमरजेंसी पहले 3 कारणों से लगती थी, अभी भी 3 कारणों से लगती है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है आर्म्ड रिबेलियन में चेंज कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा। अगर इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। आंतरिक आपातकालीन स्थिति, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर द्वारा रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी कि बाहरी आपातकालीन स्थिति। क्लियर। एक्सटर्नल एग्रेशन के अकॉर्डिंग 1962 इंडिया चाइना, इसके कारण इमरजेंसी लगी थी, और दूसरी लगी थी आपकी वॉर के कारण, दैट इज 1971 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, तब लगी थी, और तीसरी लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण 1975 के अकॉर्डिंग। और 1975 में आपकी जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने लगाई थी ये, और फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। और जब भी इमरजेंसी लगती थी तो हमेशा 1 साल कार्यकाल जो है बढ़ जाता था, मतलब लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ जाता था, और आपके एक ही बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा है जब इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इमरजेंसी के कारण ये लगाई थी। इंटरनल इमरजेंसी के कारण तो इट मींस 5 साल से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 साल बढ़ जाएगा, तो 6 साल हो जाएगा। और ये 6 साल यानी कि 1 साल बढ़ना, कौन सी अमेंडमेंट पास करी गई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग हमने बात बोली थी कि 5 साल से कार्यकाल 6 साल हो जाएगा। फिर हमने एक वर्ड और यूज कर दिया, 44 अमेंडमेंट लेके आए, जिसमें हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन में वर्ड में चेंज कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ आ गया आप लोगों को जी।
जी बिल्कुल सही, ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, आपको पता है जब भी हमारे भारत देश में इमरजेंसी लगती है। लेकिन सीन यहां पे ये आता है 44 अमेंडमेंट एक्ट, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान एक वर्ड ऐड किया गया था, अगर इमरजेंसी वॉर के कारण लगे या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगे, ध्यान से समझना, अगर इमरजेंसी जो है वॉर के कारण लगे या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगे, तो आर्टिकल 19 जो है आपका फ्रीडम वाला वो सस्पेंड हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। और इसको ऐड किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान। पॉइंट समझ आया? ये आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, कब नहीं होता? अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के कारण जो है लगे। अगर आर्म्ड रिबेलियन के कारण लगती है तो आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पॉइंट समझ आया? आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा सिर्फ एक केस में, कब? जब हमारी आपकी इमरजेंसी या तो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगी हो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हमने बात तो ये तो कर ही ली है कि जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है हमने चेंज किया था 44 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ऐड किया था। 44 अमेंडमेंट एक्ट एक और बात क्या करता है, क्या बात करता है वो, दैट मींस जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके वो सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट द आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के, फंडामेंटल राइट को छोड़ के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन द थिंग इज, जो एक चीज है वो ये है, अगर आपकी इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगे तो 19 वाला भी सस्पेंड होगा। तो दैट मींस हम ये भी बात कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल होगी, बाहर से होगी, तब आपका आर्टिकल 19 भी सस्पेंड होगा। क्लियर? सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1, यस, क्लियर। चलिए, सो ये आपकी इमरजेंसी है जी, 3 टाइप की इमरजेंसी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी तो हमने पढ़ ही लिया, लेकिन अप्रूवल जो है स्पेशल मेजोरिटी का 1 महीने के अंतर्गत मिलना चाहिए, तब जाके आपकी इमरजेंसी लगती है। अगर इसको हटाना हो तो आपका राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन रेजोल्यूशन लोकसभा से पास होगा, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी वो होती है जिसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ये तब होती है जब भारत देश के अंतर्गत जो है कोई भी स्टेट या तो सेंटर का कहना नहीं मान रही या कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से काम नहीं कर रही। क्लियर? ये 2 महीने के अंतर्गत पास करनी जरूरी होती है, राष्ट्रपति ही इसको हटाएंगे। और इसमें जो कार्यकाल होता है, मतलब इमरजेंसी लगती है 6 महीने के लिए लगती है और मैक्सिमम 3 सालों के लिए लग सकती है। पॉइंट समझ आया? लेकिन एक्सटेंशन 6 महीने 6 महीने 6 महीने होगी। ऐसी नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगेगी पहले, फिर 6 महीने चलती चली जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड अनलिमिटेड, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ऐसे ही हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये भी 2 महीने में पास होगी, राष्ट्रपति के द्वारा हटाई जा सकती है। ये हमारे देश में कभी भी नहीं लगी, और अगर लगेगी तो 6 महीने के लिए लगेगी, अगेन 6 महीने चलती जाएगी, अनलिमिटेड टाइम तक चलती चली जाएगी हमारे भारत देश में, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 356 आर्टिकल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 नंबर आर्टिकल देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। Who administers the oath of the office to the president of India before he enter upon the office? जब राष्ट्रपति जो है अपने मतलब सदन में, अपने हाउस में, अपने ऑफिस में जाता है, ठीक है, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आपको पता है हमारे भारत देश का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, आर्टिकल 52 में लिखा गया है इनके बारे में। लेकिन बात यहां पे किसकी बात आ रही है? शपथ की बात आ रही है, ओथ की बात आ रही है। तो ओथ जो है इसमें राष्ट्रपति को देता कौन है? दैट इज चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो उसके बाद उनके सीनियर मोस्ट जो भी होंगे जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उनको शपथ दिला देंगे। पॉइंट समझ आया? एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल किस में लिखी गई है? आर्टिकल 60 में इनका वर्णन किया गया है, ये आपको पता है। और आर्टिकल 60 के दौरान शपथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनकी शपथ में होता क्या है? इनकी शपथ में लिखा होता है कि ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, यानी कि हमारे संविधान को बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना और उसको स्थायी रूप से रखना, प्रिजर्व करके रखना, वो इनका काम होता है। पॉइंट क्लियर? अभी अगर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है, ये सही है, लेकिन द थिंग इज, द सेकंड पॉइंट इज कि अगर हम बात करें कि जब भी राष्ट्रपति को हटाना होता है तो इसका रीजन भी क्या बनता है? दैट इज द वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
राष्ट्रपति को हटाने का रीजन भी बना होता है वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसने शपथ में ही ये बोला गया था कि ये प्रोटेक्ट करके रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। किसको रखेगा? संविधान को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो इसीलिए जब वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी जो है इनको ऊपर जो है महाभियोग, जिसे हम हटाने का प्रोसीजर, इंपीचमेंट का प्रोसीजर हम इसको कह देते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर ए। अभी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन है। चलिए अगला आंसर बताइए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, which is the what is the implication of the central government granting the special status to a state? स्पेशल स्टेटस आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। व्हाट इज द स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस हम उन एरियाज को देते हैं जो कि आपके हिली एरियाज में हो, जानने के मतलब उसमें हो, पहाड़ों वाले एरिया में हो। दूसरा, वहां पे जो हमारे पास प्लेन एरिया में जहां पे हम रह रहे हैं अभी, तो वहां पे वो प्रॉपर तरीके से चीजें हमें जो हमें मिल रही हैं उनको ना मिल रही हो, मतलब उनके लिए डिफिकल्ट हो। खाने पीने की चीज आप देखो यहाँ पे मिले हैं, रेस्टोरेंट, फिल्म थिएटर्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन हिली एरियाज में ऐसा बहुत कम है। पॉइंट समझ आया? तो उन एरियाज को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें जो है ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा देखने को आपको मिले, तो उन एरियाज को भी क्या कहते हैं हम, दैट इज स्पेशल स्टेटस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सो ऑल दीज स्टेट्स आर द स्पेशल स्टेट्स। पॉइंट क्लियर? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये इन्हीं एरियाज को कहा जाता है क्योंकि ये हिली एरियाज हैं। ये दूसरे जो है विदेशों के साथ जो है हमारे बाउंड्री शेयर हो रही है यहाँ पे, ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में क्या होता है, अगर हम बात करें सेंटर में जब शेयरिंग चलती है तो 90-10 की शेयरिंग चलती है। कैसे? 90% तो ग्रांट्स दे देते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, और 10% हम उनको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। बाकी अदर स्टेट्स में क्या होता है, 70-30 की रेशियो चलती है। 70 जो होती है उनको ग्रांट्स मिलती हैं अदर स्टेट्स में, और 30 में जो चलता है आपको लोन मिलता है, लोन्स मिलते हैं ऐसे। तो ये आपका स्पेशल स्टेटस जो मिलता है उसमें आपको देखने को मिलता है 90-10 की रेशियो का। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। अब क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कहता है, स्पेशल स्टेटस जो है हमें किनको मिलेगा? यस बताइए। सब्सटेंशियली लार्ज परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस विल बी एज ए ग्रांट इन एड्स। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया कि 90% जो है आपको ग्रांट्स मिलती हैं यहां पे, ठीक है, और 10% आपको लोन मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल असिस्टेंट जो है सबसे ज्यादा ग्रांट्स की है, ये बिल्कुल सही है। द एक्सटेंट ऑफ द लोन एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल असिस्टेंस विल बी लो। बिल्कुल, जो लोन है, लोन की परसेंटेज तो बहुत ज्यादा कम है, ये भी आपका सही है। द करंट अकाउंट बजटरी डेफिसिट विल बी ब्रिज्ड बाय द, ये कहां से आ गया, ये डेफिसिट वगैरह की चीजें नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, डी, बोथ 1 and 2 इज द राइट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। यस, अगला क्वेश्चन बताइए। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन, हमारे कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें स्टेबिलिटी होती है? स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि चलती चलती सरकार हट नहीं सकती। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे देश में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, मंत्रिपरिषद जो होता है, दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये सबको पता है। लेकिन वो स्टेबल नहीं है, टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है लोकसभा की। अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है, खत्म। तो ऐसे ही स्टेबिलिटी आती है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि यहां पे पहली बात तो सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है, आपकी पावर जो है आपकी बिल्कुल सेपरेट देखने को मिलती है। लेजिस्लेटिव अलग चुना जाता है, राष्ट्रपति अलग चुना जाता है, एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर लेजिस्लेटिव में कुछ गड़बड़ भी हो जाए, राष्ट्रपति तो वैसे ही वैसे बैठा रहेगा, तो राष्ट्रपति को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। वहां पे आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, सेपरेशन ऑफ पावर रहेगी, अपने अलग अलग तरीके के सारे काम रहे देखने को आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि अगर देखा जाए तो यूएसए में देखने को हमें मिलती है, यूएसए वगैरह में। तो आंसर नंबर बी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमने बात करी इंडिया में, और ये प्रोसीजर हमने कहां से लिया था, ब्रिटेन से। और मैंने आपको बता चुका हूं
मंत्री, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद जो होता है, दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल। क्लियर? आंसर नंबर बी इज द राइट वन। ये डिस्कस कर लिया है हमने। लेजिस्लेचर का पार्ट है ये आपका, वही देखो सीधी सी बात है, अब सारे ये एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हो गए ना, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में देखने को आपको मिलता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग काम कर रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं, ये देखने को मिलता है, लेकिन आपके पार्लियामेंट्री में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड देखने को मिलते हैं। चलिए अगला आंसर बताइए जी। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, जो राष्ट्रपति है वो 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के अंतर्गत, किस फील्ड से? पहली बात तो राज्यसभा में टोटल जो है मैक्सिमम मेंबर 250 है, मैक्सिमम मेंबर, जिसमें से 238 और 12 का प्रोसीजर आता है आपका। 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, क्लियर? 238 आते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब हम नहीं चुनते, हमारे चुने हुए लोग वोट करते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमएलएस, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द जो है दैट इज विधानसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? ये 12 मेंबर किस फील्ड से होते हैं? 12 मेंबर होते हैं आपके साइंस से, आर्ट से, लिटरेचर से और सोशल सर्विस से। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। अगर आपसे पेपर में पूछा कि करंट कितने हैं, अभी करंट कितने हैं, तो करंट में 245 मेंबर्स बैठे हैं, जिसमें 233 आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं और 12 जो हैं आपके नॉमिनेटेड हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूं तो राज्यसभा में आपके जो राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, मतलब डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है 6 साल चुने जाते हैं जो इनके मेंबर्स होते हैं। अदरवाइज सदन जो है परमानेंट रहता है, इनके मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद जो है रिटायरमेंट इनकी होती रहती है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बताइए। नाइनटीन 1977 में पंचायती राज के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी रिव्यू करने के लिए। वो कमेटी कौन सी थी? देखिए, पंचायती राज सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो अलग अलग लेवल के ऊपर आपकी, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बलवंत राय कमेटी, ये 1957 में बैठी थी, जिसके अकॉर्डिंग 3 लेवल के ऊपर आपकी पंचायत होती है। दैट मीन्स विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है एपेक्स अथॉरिटी होती है, जिसको हैंडल कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी, इसको संभालते हैं। पॉइंट समझ आया? ये 3 लेवल पे है। बलवंत राय मेहता ने बताया था और बलवंत राय मेहता की जी अभी भी चीजें चल रही हैं जो हमारे संविधान में और देश में चल रही हैं। लेकिन 1977 में अशोक मेहता कमेटी बैठी थी, जिसने बताया था 2 लेवल पे, और उन्होंने बोला था कि ये ब्लॉक समिति जो पंचायत समिति है इसको हटा दो, ये हमारा पार्ट नहीं हो सकता, बाकी चलाओ, विलेज पंचायत और जिला परिषद चलाओ, ब्लॉक समिति हटा दो। ये बात करी गई थी अशोक मेहता कमेटी ने। और इनके अलावा भी बहुत सारी जो है कमेटी और भी बैठी थी, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं हनुमंथा, दैट इज हनुमंथा राव। ये पेपर में पूछा जा सकता है आपको, मैच ऑफ द फॉलोइंग में हनुमंता राव 1983, क्लियर, 1983 में बैठी थी। GVKR राव कमेटी 1985, LM सिंघवी कमेटी 1986। तो दीज कमेटीज मतलब आर फॉर द पंचायती राज। पंचायत के लिए मैं बात करना चाहूंगा, आपको 2-3 चीजें याद करनी है। पंचायती राज डे कब होता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमारे भारत देश में जो संविधान में अमेंडमेंट आई थी पंचायत के लिए, वो इंप्लीमेंट करी गई थी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंप्लीमेंट करी गई थी, जो कि 24 अप्रैल 1993 को। दैट्स वाई 24 अप्रैल जो है पंचायती राज डे है। 73वां संशोधन पार्ट 9 के अंतर्गत देखने को मिलता है आपका, और स्केड्यूल की बात करी जाए तो 11 स्केड्यूल में देखने को हमें मिलता है। पंचायत के लिए आपका आर्टिकल नंबर जो है 40 याद कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात आती है।
आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके ओ तक आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो इसी में हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। ये 73वां संशोधन के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था। नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, दैट इज पहली पंचायत बनी थी, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में बनी थी, और नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में आपकी पंचायत नहीं है, ये याद रखना। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। और यहां पे अशोक मेहता कमेटी ने बोला था रिप्रेजेंटेशन दीजिए एससी एसटी पॉपुलेशन को। ऑल्दो हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर 243D है उसमें हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, और उसमें 1/3 सीटें जो होती हैं वो आपकी विमेन के लिए रिजर्व रहती हैं, ये याद रखना, विमेन कैटेगरी के लिए। और इसने बोला था कि 4 साल का टर्म कर दिया जाए, लेकिन हमारे भारत देश में पंचायत का कार्यकाल अभी भी 5 साल का है। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बातें करी गई थी अशोक मेहता कमेटी द्वारा। चलिए अगला आंसर बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग्स हैं आपकी, वो कौन अटेंड करता है? यस बताइए, शाबाश। जी समझ आ रहा है तुम्हें? जब ऐसे ए बी चल रहा है तुम्हारा, समझ आ रहा है? मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तुम लोगों को? हाँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो। क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, हु कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग्स जो होती हैं उनको अटेंड कौन करता है? देखिए आपको चीज पता होनी चाहिए, पहले तो आपको सर्कल पता होना चाहिए क्या होता है। ये पूरा आपका पूरा मंत्री परिषद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें जो है आपका एक टर्म होती है, आपने सुना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद वर्ड सुना होगा, ठीक है। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को नॉमिनेट करता है, फिर राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा खेल है यहां पे। 91st अमेंडमेंट एक्ट 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया था कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में 15% ऑफ द लोकसभा सीटें जो हैं आपकी रखता है। ये हमने बात करी थी, दैट इज द मंत्री परिषद। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस मंत्री परिषद में 3 टाइप के आपके मिनिस्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, ये हाई रैंक मिनिस्ट्री होती है, हाई रैंक। दैट मींस प्रधानमंत्री इनके साथ 24 घंटे रहते हैं। प्रधानमंत्री इनके साथ डिस्कस करके प्रॉपर तरीके से जो है पॉलिसीज को रेगुलेट करते हैं, और पूरा देश जो होता है, जो भी डिसीजन होते हैं, मेजर डिसीजन, वो कैबिनेट मीटिंग के साथ होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ होती हैं, जिसमें हाई रैंक मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, क्लियर, होम मिनिस्टर हो गया। तो ये बड़ी मिनिस्ट्री जो होती हैं वो इसके पास आती हैं, दैट इज कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है हाई रैंक की होती है। और उसके नीचे जो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स मतलब क्या हो गया कि आपके डिप्टी मिनिस्टर्स, इनके उत्तरदायी, मतलब एक मिनिस्ट्री में 2 रैंक होते हैं, एक तो कैबिनेट का और डिप्टी का। अब डिप्टी जो हैं इसके मतलब नीचे आ जाते हैं, मतलब जो रेगुलेशन वगैरह करते हैं। एक होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे हम एक मिनिस्ट्री नहीं दे सकते, कुछ ऐसे मुद्दे जहां पे हम मिनिस्ट्री नहीं दे सकते, वहां पे होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पॉइंट समझ आया? यानी कि बहुत बड़ी मेजर इशू वाली चीजें नहीं है कि एक मंत्री अपॉइंट करना पड़े, कैबिनेट रैंक का हाईएस्ट ऑफिशियल अपॉइंट करना पड़े, वो इसमें नहीं आता। पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होते हैं जो एक छोटे से भाग को संभाल रहे हैं, वो भी हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें, लेकिन हाई लेवल का मंत्री की जरूरत नहीं है। उसमें एक कोई भी आप मिनिस्टर को बिठा के अपना काम करवा सकते हैं, तो उसमें होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्लियर? तो ये जो है आपकी प्रॉपर तरीके से हायरार्की है, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये जो तीनों होते हैं ये किस में आते हैं? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, यानी कि तीनों के तीनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब प्रधानमंत्री जो होता है 24 घंटे की अगर मैं बात करूं, 24 घंटे में अगर वो 17, 15
10 20 जो भी है घंटे काम करता है, मैक्सिमम मीटिंग जो होती हैं उनके साथ होती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। मतलब ये और ये, मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर 24 घंटे अपना एक दूसरे के साथ फोन पे रहते हैं, जब मीटिंग्स होती रहती हैं या कुछ भी डिसीजन लेना है इनके साथ आपस में चलता रहता है। ये बहुत रेयर है। तो दैट मींस सभी लोग जो होंगे, सभी मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग्स में? नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी कभी जो मतलब आपकी पूरी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो पूरे मिनिस्टर्स की, तब जाके चीजें देखने को मिलती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? सो यहां पे यूनियन कैबिनेट की जो मिनिस्ट्री मतलब मीटिंग्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं आपके हासिल करते हैं, और इसमें जो है इनके साथ मीटिंग देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? क्लियर हो गया आप लोगों को? कैबिनेट मिनिस्टर्स, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी क्लियर। कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रॉपर तरीके से मीटिंग होती है, प्रॉपर तरीके से डिसीजन इनसे लिए जाते हैं, इनके मतलब आपस में मिलके। पॉइंट क्लियर हो गया? एक चीज मैं आपको बात करूंगा, ये कैबिनेट वर्ड जो है हमारे संविधान में नहीं था, इसको स्टेटस मिला गया था, इसको स्टेटस मिला गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा। क्लियर हो गया आप लोगों को? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसको जो है स्टेटस मिला था, अदरवाइज इसमें मतलब कैबिनेट वर्ड ही नहीं था हमारे संविधान में। क्लियर हो गया? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए 15 से 20 लोग होंगे बस, मतलब आपके प्रॉपर तरीके से उसमें 15 से 20 लोग ही होंगे जो कि आपका कैबिनेट मंत्री का रैंक लेते हैं। चलिए अगला आंसर बताइए। कर्नाटका का यूनिफिकेशन की बात आ रही है। यस, कर्नाटका के यूनिफिकेशन की बात आ रही है। तो कर्नाटका का यूनिफिकेशन जो है आपका कब देखने को मिला था? यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका। सो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, 1956 में ही देखने को आपको मिला था। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका का यूनिफिकेशन दैट इज 1956 इज द राइट वन। एक्चुअली जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे जब बात करी गई थी तो बहुत सारी कमेटीज बैठी थी, जैसे कि एस के धार कमेटी। इन्होंने बोला था 1948 में, और इन्होंने बोला था कि जिस तरीके से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती चली जा रही है उसी तरीके से आप जो है आप पूरे संविधान को जोड़ दो, मतलब पूरी स्टेट्स को जोड़ दो, यूनिफाइड कर दो। तो ये रिकमेंडेशन जो है कैंसिल कर दी जेवीपी कमेटी ने। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारमैया ने ये जो चीजें हैं वो कैंसिल कर दी। लेकिन इसके बाद एक 1953 में एक आंध्र प्रदेश से एक व्यक्ति थे जिनका एक नाम था दैट इज पोटी श्रीमलू, और ये जो है आपके तेलुगु स्पीकिंग थे। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग। ये कह रहे हैं कि हमें अपना एक अलग राज्य दे दो, अलग राज्य बनाओ, क्योंकि ये जो लोग हैं मद्रास स्टेट में है, और मद्रास में दो तरीके के लोग रह रहे हैं, तमिल स्पीकिंग और तेलुगु स्पीकिंग। पॉइंट क्लियर? तो ये पोटी श्रीमलू जो हैं आंध्र प्रदेश की जो है डिमांड करते हैं, तो ये डिमांड चलती रहती है और एक भूख हड़ताल करते हैं, इनकी डेथ भी हो जाती है। फिर एक कमीशन बैठता है 1953 के अंतर्गत ही, जो है फजल अली कमीशन, और ये फजल अली कमीशन के अकॉर्डिंग जो है पूरा देश हमारा यूनिफाई हो जाता है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत, जो कि भाषा के आधार पे होता है, लैंग्वेज के आधार पे होता है और लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे होता है। और पहली स्टेट जो है आपकी बनती है दैट इज द आंध्रा, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। क्लियर? ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक चीज आपको बता दूं, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी, एक अमेंडमेंट हुई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हमने बात करी थी, ये दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करी थी। उसके अकॉर्डिंग 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में जो है आपका प्रॉपर तरीके से जो देश है यूनिफाई हो जाता है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 1956। अगला बताइए। जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो मतलब डिसीजन होता है वो चैलेंज किया जा सकता है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ये ट्राइब्यूनल वर्ड जो है हमारे संविधान में 14A पार्ट 14A में लिखा गया है, और इसको ऐड किया गया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान।
समझ आया। और इसमें जो चैलेंज किया जा सकता है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, 323 ए के अकॉर्डिंग जो है हम इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को। और पार्लियामेंट जो होती है लॉ द्वारा, जितनी भी जुरिस्डिक्शन होती हैं सभी कोर्ट्स की बाय लॉ जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है, लेकिन वो जो है बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बाकी सभी जगह के ऊपर पार्लियामेंट इंटरफेयर करके डिसीजन वगैरह चेंज कर लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बीच में नहीं आती। अंडर आर्टिकल 136 में लिखा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो डिसीजन फाइनल होता है, जो आपकी पार्लियामेंट फॉलो करती है। अगर कोई और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो वो चेंज कर सकती है, लेकिन यहां पे नहीं चेंज हो सकता, वो 136 में लिखा गया है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 323 ए इज द करेक्ट वन। यहां पे लिखा हुआ है 343 जो बात करता है वो हमें बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जो कि हिंदी है, हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल कितनी है, हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं 22 हैं और 8वें शेड्यूल में लिखी गई हैं, 8वीं अनुसूची में। और हमारी 4 भाषाएं लास्ट में ऐड करी गई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा, जिसमें हमने 4 भाषाएं ऐड करी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं ऐड करी और हमारा नंबर जो है ऑफिशियल भाषाओं का वो 22 बन जाता है। जब हमारा संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, अब टोटल 22 भाषाएं हैं। कल को कुछ नई ऐड करते हैं तो उसमें हम अमेंडमेंट करके ऐड कर सकते हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल नंबर 323 ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगला आंसर बताइए। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ। दैट मीन्स कोई भी जो धन विधेयक बिल है वो नहीं आ सकता विदाउट किसकी परमिशन। मनी बिल हमेशा आता है लोकसभा में, इसको लेके आने के लिए हमेशा राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत होती है। आर्टिकल नंबर 110 में लिखा गया है। क्लियर। और इसको पास करने की अवधि 14 दिन होती है। एक बिल जो है मनी बिल तब कहलाएगा जब इसके ऊपर स्पीकर के साइन हो जाएंगे, यानी कि स्पीकर के साइन जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 14 दिन के अंदर अंदर पास होगा। सारी लोकसभा की पावर होती है, राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती। इस केस में राज्यसभा को मनी बिल दिखाया जाता है। राज्यसभा अगर वो अपने पास पकड़ के रख ले तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बिल पास हो जाएगा। अगर उसने कोई भी संशोधन किया, राज्यसभा ने जब बदलाव किया, तो लोकसभा की मर्जी होती है वो बातें माने या ना माने, अदरवाइज ये चीज कैंसिल कर दी जाएगी। क्लियर। तो आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति इज द करेक्ट वन। क्लियर। इस मनी बिल में लिखा क्या होता है, मनी बिल में वो लिखा होता है कोई टैक्स है, कोई टैक्स हमने नया लगाया है, घटाया है, बढ़ाया है, उसके बारे में। जो सैलरीज हैं, सैलरी वगैरह, ठीक है, वो लिखा होगा यहां पे। कोई लोन रीपेमेंट है आपकी, कोई आपने टैक्स लोन रीपेमेंट करनी है या फिर आपने इंटरेस्ट पे करना है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा निकालना है आपने जुडिशरी के लिए या किसी भी चीज के लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो सब चीजें जो है मनी बिल के अंतर्गत लिखी होती हैं। और राष्ट्रपति की बिना परमिशन से ये बिल पास नहीं होगा। राष्ट्रपति से परमिशन के बिना जो है बिल नहीं आएगा लोकसभा में। दूसरी बात यह है, राष्ट्रपति के पास जब ये बिल पास हो गया जाएगा लोकसभा राज्यसभा द्वारा, तो उसमें राष्ट्रपति कभी भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। कोई भी वीटो पावर जो है नहीं यूज कर सकते। वीटो पावर राष्ट्रपति 2 केस में यूज नहीं कर सकते कभी भी। एक तो मनी बिल के केस में नहीं यूज कर सकते, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कि आर्टिकल 368 में लिखा गया है, संविधान संशोधन बिल जो है उसमें भी आपका बदलाव नहीं हो सकता। ये दोनों बिल में लिखा गया है ये। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति इज द राइट वन। मनी बिल, यस। Who was the constitution advisor to the Constituent Assembly of India? मतलब क्या है, हमारे भारत के संविधान में संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बी एन राव। क्लियर सर, बी एन राव। ये ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की बात करी गई है। अगर आपसे पेपर में पूछा कि आइडिया संविधान का हमें किसने दिया था, तो आइडिया तो दिया था एम एन रॉय जी ने। ये ध्यान रखना, एम एन रॉय आइडिया और सलाहकार जो है बी एन रॉय, दोनों अलग अलग हैं। एम एन बी एन से कंफ्यूज मत करना, ये रॉय हैं ये राव हैं।
क्लियर, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना पेपर में। और उसके बाद आईएनसी ने 1935 में डिमांड करी थी संविधान बनाने की, अगस्त ऑफ 1940 जिसमें अंग्रेजों ने एक्सेप्ट करी थी। फिर संविधान किसके अकॉर्डिंग बना था हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बना था। 1946 में आया था ये प्लान, जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थी वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट देखने को मिलते हैं आपको, क्लियर, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। इनके अलावा एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग हैं जो कि आपके कैबिनेट मिशन का प्लान का पार्ट बनते हैं, लेकिन पैथिक लॉरेंस जो है सेक्रेटरी हैं। फिर उसके बाद संविधान बनना तैयार हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं। परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 11 दिसंबर 1946 को, अदरवाइज 9 दिसंबर 1946 को तो अपॉइंट करते हैं हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अपॉइंट करते हैं, जो कि एक टेम्परेरी सीनियर मोस्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट होते हैं और सीनियर मोस्ट तो है ही है, इसीलिए इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट कर दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे असेंबली के प्रेसिडेंट तो है ही है। नेशनल फ्लैग की जो कमेटी है आपकी, नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थी वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर BM राव अंबेडकर जी जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं यहाँ पे आपके, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन और पहले लॉ मिनिस्टर हैं आजाद भारत के, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, क्लियर। और भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 7 मेंबर हैं, जिसमें चेयरमैन ये हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट तैयार करके दिया था। जब संविधान बना था आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था, और जिसमें 165 दिन मीटिंग चली थी और 114 दिन जो है आपका ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन चली थी। 15 महिलाएं थी, इनमें 389 टोटल मेंबर्स थे। ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो आंसर नंबर सी, BN राव इज द करेक्ट आंसर, BN राव। चलिए अगला आंसर बताइए। मैंने क्या बोल दिया, 1 सेकंड रुको। यस, ये 22 जनवरी नहीं होगी, 22 जुलाई है। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करने की डेट 22 जुलाई है। यस, अगला बताइए। 11 सेशंस हुए थे। पोस्टल वोटिंग इज, पोस्टल वोटिंग का मतलब क्या है? यस, देखिए एक्चुअली पोस्टल वोटिंग का मतलब क्या होता है, अब आपको पता है जो हमारे डिफेंस में लोग हैं, हमारे सेना, ठीक है, वो मतलब वहां लगी हुई है, और ये क्या नाम है अपना, हमारे बॉर्डर्स पे लगी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं है हमारे भारत के लोग नहीं है हमारे भारत के लोग, ठीक है, तभी इनकी वोटिंग भी होनी बहुत जरूरी है। वोटिंग होनी जरूरी का मतलब ये है इलेक्शन चल रहे हो तो ये भी तो वोट करेंगे ना किसी को, ऐसे तो है नहीं कि। और आपको पता है कि हमारी कितनी जो है विशाल जो है आर्मी है, ठीक है, कितने लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं हमारी आर्मी में, चाहे कोई भी हो, BSF हो आपकी, ये CAPF में जितने भी पोस्ट हैं आपकी, CISF, BSF, आर्मी, एयर, सब जगह के ऊपर, ठीक है। अब बात ये है तो इनकी तो वोटिंग होनी भी जरूरी है ना, तो क्या करते हैं, एक बैलेट पेपर जिसे हम कहते हैं, एक पेपर में लिख के भेज देते हैं कि हाँ इसको वोट कर रहे हैं, और उस वोटिंग को हम पोस्टल वोटिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है आपकी किस तरीके की वोटिंग होती है, सो दिस इज ए प्रॉक्सी वोटिंग। पॉइंट समझ आया, दिस इज ए प्रॉक्सी वोटिंग इसको हम कहते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉक्सी वोटिंग इसको कहा जाता है। जी पॉइंट समझ आया। यस, बैलेट पेपर द्वारा आती है और जाती है, मतलब भेजे जाते हैं और उसमें मतलब टिक करके वो वापस आती है, एंड दैट इज द प्रॉक्सी वोटिंग। पॉइंट समझ आया। ये तो सुना होगा यार आप लोगों ने, मतलब जो होते हैं ना, जैसे स्कूल कॉलेजेस में मेरा दोस्त नहीं आया, मैंने उसकी अटेंडेंस बोल दी पीछे से, तो दैट इज प्रॉक्सी। तो वही चीज है, मतलब आप प्रेजेंट नहीं है और आपकी जगह के ऊपर कोई और जो है आपकी वोटिंग कर रहा है, प्रॉक्सी लगा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड। वो लगाने का मतलब क्या है, पेपर खोलेंगे और उसमें स्टैंप कर दी जाएगी कि हाँ आपकी वोटिंग उधर चली गई है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट दैट इज द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द गवर्नेंस इन इंडिया वॉज डन। जो ऐसे कौन से एक्ट है जहां पे आपकी टेरिटोरियल डिवीजन हुई थी गवर्नेंस के अंतर्गत। टेरिटोरियल का मतलब यह है कि यहां पे जो है आपका प्रॉपर तरीके से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और गवर्नर जनरल के फंक्शंस अलग कर दिए गए थे,
है तो वही थे लेकिन फंक्शन अलग कर दिए गए थे। जैसे कि गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश स्टेट्स को देखेगा और उसके बाद जो है वाइसरॉय जो है इंडियन स्टेट्स को देखेगा। जो वाइसरॉय है वो इंडियन स्टेट्स का जो भी डिसीजन होगा वो सेक्रेटरी को बताएगा, जो कि लंदन में बैठा है, इंडिया हाउस में बैठा है। और ये बात करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के दौरान, जिसे हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट का नाम दिया जाता है। सुशासन का जो है ये कानून है गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 का। क्लियर हो गया आप लोगों को? यानी कि 1858 गुड गवर्नेंस एक्ट में बात करी गई थी, जिसमें रानी ने, क्वीन ने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी। और ये पावर्स जो हैं अपने हाथ में तो ले ही ली हैं, और ये सारी पावर्स जो हाथ में लेके, और इसने क्या बोला, इंडिया में रहेगा कौन, वाइसराय गवर्नर जनरल, और ब्रिटेन में बैठेगा सेक्रेटरी। गवर्नर जनरल वाइसराय जो है सेक्रेटरी को बात बताएगा, और सेक्रेटरी जो है मुझे बात बताएगा, यानी कि रानी को बात बताएगा। पॉइंट समझ आया? ये इसको गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से बोला गया था। हिस्ट्री के थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा यहां पे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें 3 बातें यहां पे करी गई थी। क्या इन्होंने बोला था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम खत्म करेंगे, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के सिद्धांतों को खत्म किया जाएगा, रिलीजियस जो है धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा आपका, और सबको इक्वालिटी दी जाएगी, यानी कि समानता दी जाएगी। पॉइंट समझ आया? लेकिन इन तीनों चीजों में एक ही बात कंप्लीट हुई थी, क्या, कि इन्होंने धर्म के काम में इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनको पता लग गया था 1857 के रिवोल्ट में धर्म बीच में आ गया, मतलब चर्बी वाले कारतूस की बात करी गई, हिंदू भी बढ़ गए, मुसलमान भी बढ़ गए, और अंग्रेजों के अगेंस्ट चल पड़े। पॉइंट समझ आया? सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करी गई थी, टेरिटोरियल डिवीजन की बात करी गई थी। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 1861 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे पोर्टफोलियो सिस्टम की बात करी गई थी। मंत्रियों को अपने अपने पोर्टफोलियोज मिल गए थे, और यहां पे 5th मेंबर को भी ऐड किया गया था। पॉइंट समझ आया? 5th मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत जो है आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंतर्गत जो है ऐड किया गया था। 1892 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस की पहली बार बात करी गई थी अप्रत्यक्ष तरीके से, और प्लस यहां पे बजट डिस्कशन करने के लिए भी आपको मिल गया था। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1858। समझ आया? तो दिस इज द इंप्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, दिस वाज द एम। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गवर्नेंस थ्रू द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? यस, जी, एक्चुअली ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये होता है हमारे संविधान के अंतर्गत कि अगर आपके ऊपर कुछ पॉलिसीज ऐसी लग रही हो जो हमारे देश के हित में ना हो, ठीक है, जैसे स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन, इस तरीके से अगर आपके ऊपर कोई कानून बना है, आपके ऊपर लागू किया गया है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी पूरी कम्युनिटी को लगता है, पूरी यूनियन को लगता है, तो आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से जो प्रेशर होता है वो बदला भी जा सकता है। दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रुप ट्रेड और यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, सिंडैकलिज्म कहा जाता है। आंसर नंबर सी, क्योंकि यहां पे इसका जो मेन एम है वो सोशलिज्म, क्लियर, इकोनॉमिक, कॉर्पोरेटाइजेशन, ये देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हम इकोनॉमी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, हम सोसाइटी चीजों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट तरीके से जो है इकोनॉमी को मैनेज भी कर रहे हैं। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस जी, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? दैट मींस सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? अब यहां पे वर्ड जो है गिल्ड सोशलिज्म, गिल्ड का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप। गिल्ड, जैसे आपको हिस्ट्री की बात करूं, गिल्ड को कहते थे मर्चेंट्स। मर्चेंट्स की जो मीटिंग होती थी वो होती थी, जो व्यापारी होते थे उसको हम गिल्ड कहते थे। गिल्ड सोशलिज्म में क्या होता है कि यहां पे कंट्रोल जो है इंडस्ट्री के ऊपर जो हम ले रहे हैं वो गिल्ड बना के ले रहे हैं, यानी कि मर्चेंट्स के ग्रुप बना के हम ले रहे हैं, और इसमें जो है एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहता है पब्लिक के साथ। मतलब ये गिल्ड कितनी देर तक काम करेगा, इनके जो लोग हैं वो कितनी देर तक काम करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट तरीके से काम किया जाता है। फैबियन सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म का मतलब यह होता है कि धीरे धीरे जो है हमने सोशलिज्म की तरफ बढ़ना है। सोशलिज्म मतलब सोसाइटी के लिए काम करना है, कैपिटलिज्म को छोड़ के। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रेवोल्यूशन कर दो, आप विद्रोह कर दो, वो चीजें नहीं होंगी, वो आती है आपकी फैबियन सोशलिज्म में। धीरे धीरे बदलाव लेके आना, सोसाइटी के अंदर सोशलिज्म की तरफ चलना। पॉइंट क्लियर? लिबरलिज्म आपको पता है, आजादी, फ्रीडम।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हमारे संविधान में लिखा गया है, दैट इज अ लिबरलिज्म। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिंडैकलिज्म इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड जो है प्रोफेसर नोआम चॉम्स्की के हैं। अनार्को सिंडैकलिज्म इज ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट which is the skeptical of the hierarchy and domination. Democracy of that kind should be the foundation element of a free society. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है स्क्रीन के ऊपर। Which is authorized to transfer the judge of one high court to another high court. एक जज जो है हाई कोर्ट का एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर हम उसको बदल देते हैं, तो ये कौन अथॉरिटी इसमें देखने को हमें मिलती है? हु इज ऑथराइज्ड? तो दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और देखिए अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तब भी राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ दैट स्टेट के साथ मिलके। लेकिन हम जब ट्रांसफर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति कर देते हैं। ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 222 में लिखा गया है, 222 आर्टिकल में लिखा गया है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में। एक हाई कोर्ट जो होती है, एक हाई कोर्ट दो या दो से ज्यादा स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। क्लियर? और एक कॉमन हाई कोर्ट का जो आपका अमेंडमेंट था, दैट इज 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956 के दौरान हम बात करी थी। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली? जाने के विधान परिषद में जो भी लोग होते हैं वो असेंबली से चुने भी जाते हैं कुछ लोग। वो कितने होते हैं? एक्चुअली जितने भी मेंबर होते हैं ना, 5/6 मेंबर उसके जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से, और 1/6 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं। और ये कौन करता है? आपका गवर्नर करता है, ये राज्यपाल करता है। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत बात करी गई है, तो उसमें कितने मेंबर्स को जो है आपके इलेक्ट किए जाते हैं? तो आंसर नंबर क्या बनेगा? 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं असेंबली द्वारा जाते हैं। और कैसे कैसे टोटल होते हैं देख लीजिए। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ होगी उसके अंतर्गत जो ग्रेजुएट्स होंगे, जिन्होंने 3 साल ग्रेजुएशन में लगाए होंगे, वो 1/12 मेंबर आपके काउंसिल में जाएंगे, विधान परिषद में जाएंगे। जो टीचर्स होंगे हाईएस्ट सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह के, उसमें भी 1/12 मेंबर्स वो जाएंगे। लोकल अथॉरिटी से जो जाएंगे आपके 1/3, ठीक है। असेंबली जो लोग होंगे वो आपके 1/3 होंगे। ये क्वेश्चन था आपका पेपर में। जो गवर्नर नॉमिनेट करेगा वो रेस्ट कर देगा, अदरवाइज 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा राज्यपाल, ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है लोकसभा में, तो ऐसे ही गवर्नर जो होता है राज्यपाल का, वो आपके काउंसिल में राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करता है राज्यसभा में 12 मेंबर्स को, ऐसे ही गवर्नर जो है आपका विधान परिषद में काउंसिल में नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर्स को। और ये 1/6 मेंबर्स होते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी से, लिटरेचर से, आर्ट्स से, साइंस से और आपकी सोशल सर्विस से। पॉइंट समझ आया? तो ये 5 फील्ड से देखने को आपको मिलते हैं ये वाले लोग। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? ये याद रखने वाला पार्ट है, याद रखना। अब क्वेश्चन ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपकी विधान परिषद जो है, किन किन राज्यों में है? विधान परिषद है आपके कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में और यूपी में। तो these 6 states are मतलब having the legislative council. So this is very important part. 6 states में देखने को मिलता है। चलिए अगला आंसर बताइए। The term fraternity in the preamble of the Indian Constitution, जो fraternity वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था 3 वर्ड हमने ऐड किए थे, सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी। प्रेम्बल को पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में ही। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, प्रेम्बल की पूरी डिस्कशन करी थी। उसमें ये जो फ्रेटर्निटी वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड, भाईचारा वर्ड होता है इसका मतलब। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भाईचारा, ब्रदरहुड। क्लियर? सो ये एक चीज मैं आपको बता दूं, कि जो फ्रेटर्निटी वर्ड है, ब्रदरहुड की बात आ रही है। और
लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो तीन वर्ड है ना आपके, ये जो तीन वर्ड हैं आपके, ये हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वर्ड हमने वहां से लिए हैं। कहां से? दैट इज फ्रॉम द जो है दैट इज द फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर? फ्रेटर्निटी जो आपका भाईचारा वर्ड होता है। चलिए अगला आंसर बताइए। The recall provision to remove the elected office bearer from the local self government institution has been executed in recall provision। देखिए एक चीज क्या होती है जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जब संविधान के अंतर्गत सभी लोगों को चुनने की बात करी गई है, हटाने की बात करी गई है, तो रिकॉल प्रोविजन भी आपकी एक वर्ड है। पहली बात तो इसका कोई प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं लिखा गया। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमारा 1951 का है, जिसमें ये सारी बातें, किसी को हटाना, लगाना, अपॉइंट करना, सब कुछ लिखा होता है। सो ये जो प्रोविजन है, रिकॉल प्रोविजन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी नहीं लिखे गए। अदरवाइज रिकॉल प्रोविजन का मतलब क्या होता है? जो लोग इलेक्टोरेट होते हैं, जो लोग चुनते हैं, उनके पास ये पावर भी होती है कि जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं ना, उनको भी हटाने की पावर। ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं। रिकॉल प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं लिखी गई। रिकॉल प्रोविजन हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत भी नहीं लिखी गई। रिकॉल प्रोविजन का मतलब यह होता है जिसमें जो इलेक्टोरेट होते हैं, जो चुन के आगे भेजते हैं, उनके पास यह भी पावर होती है कि वो ऑफिशियल्स को हटा दें। पॉइंट समझ आया? तो ये रिकॉल प्रोविजन जो होती है, ये कहां पे एग्जीक्यूट करी गई है? हमारे सिर्फ और सिर्फ दो राज्यों में बात करी गई है। यस जी, तो ये कहां पे बात करी गई है? ये मध्य प्रदेश में बात करी गई है आपकी। आंसर 4 इज द करेक्ट वन। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में, तो दो स्टेट्स में बात करी गई है ये रिकॉल प्रोविजन की। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? 4 इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश एंड द छत्तीसगढ़, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? सो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए अगला आंसर बताइए। An ordinance issued by the governor is subject to approval by। देखिए हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, सेंटर की बात करूं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो भी ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं। स्टेट में ऐसे ही गवर्नर इश्यू करते हैं। अगर मैं सेंटर की बात करूं, राष्ट्रपति की बात करता हूं, तो आर्टिकल 123 में लिखा गया है। और आपके गवर्नर की बात करूं ऑर्डिनेंस की, तो ये आर्टिकल नंबर 213 में लिखा गया है। दोनों चीजें सेम है, ध्यान से समझने वाली बात है। सेंटर में जब भी राष्ट्रपति करेंगे 6 महीने के लिए ये लगती है आपकी। क्लियर? तो यहां पे भी ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए लगेगी। क्लियर? राष्ट्रपति को लगा, राष्ट्रपति ने 6 महीने के लिए कर दिया। ये राष्ट्रपति जो यूज कर रहा है पावर, वो लेजिस्लेटिव पावर यूज कर रहा है, कानून बनाने की शक्तियों को यूज कर रहा है। तो इट मींस गवर्नर भी कौन सी पावर यूज कर रहा है? अपनी लेजिस्लेटिव पावर यूज कर रहा है। क्लियर? और ये सीधा का सीधा कानून है, एग्जीक्यूटिव लॉ है, आपका कार्यपालिका कानून है। तो अगर सेंटर में आपका ये जो सेंटर में एग्जीक्यूटिव लॉ है, तो गवर्नर जो आपका लगाएगा, स्टेट्स में लगाएगा, तो वो भी क्या होगा? सीधा का सीधा एग्जीक्यूटिव लॉ होगा। पॉइंट क्लियर? सेंटर में हमेशा राष्ट्रपति जो होता है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके जो है ये इशू करवाता है। तो ऐसे ही गवर्नर जो होता है असेंबली के अंतर्गत, जो आपके वो होती है दैट इज स्टेट असेंबली होती है, विधानसभा जिसे हम कहते हैं, उसमें लोगों से पूछ के बात करता है, उनके मंत्री परिषद से पूछ के बात करता है। अब ऑर्डिनेंस जो गवर्नर ने इश्यू करी, वो किसके थ्रू अप्रूवल की जाएगी? वो किसके थ्रू अप्रूवल करी जाएगी? यस, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। जी 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 ठीक है। अगर देखा जाए ये कितने टाइम के लिए लगेगी? 6 महीने के लिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और अगर 6 महीने के बाद इसका आगे चलने की कंटिन्यूएशन हो, तो 6 हफ्तों के अंतर्गत ये पास करनी जरूरी होती है। और ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपका पास करता है इस चीज को। जान के इसको प्रॉपर तरीके से अगर कानून बनाना है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसको पास करेगा। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस,
द इशूड बाय द गवर्नर इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय, अप्रूवल किसके आगे लेनी पड़ेगी? स्टेट लेजिस्लेचर से लेनी पड़ेगी। यस, बिल्कुल सही। यस, बिल्कुल सही। 6 months 6 week, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर बी। गवर्नर, एडवोकेट जनरल, स्टेट लेजिस्लेचर, ये पार्ट होते हैं आपके स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। सो गाइस, ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फीडबैक जरूर देना। आप इंस्टाग्राम के ऊपर दे सकते हैं और कहीं पे भी आपको सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर डाउट्स हो तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको डाउनलोड करना है और प्ले स्टोर से, और उसके बाद सर्च करना है डॉक्टर विपिन गोयल। यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर विपिन गोयल के नाम से आपको प्रोफाइल ऐसे नजर आ जाएगी, और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको नजर आ जाएगी, आपको इस तरीके की प्रोफाइल नजर आ जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमारे पॉलिटी के, तो ऐसे ही हम 100 सेट और डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग जो हैं मेरे साथ प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, दैट इज 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, हमारी एक रिवीजन सीरीज है ये। ठीक है, और इसमें रिवीजन सीरीज में मैं टॉपिक पहले ही आपको बता दिया करूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उसको आप पढ़ें। बाकी जो वीडियोस हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं, उनको भी आप पढ़ते रहना है। जैसे कोई एग्जाम के स्पेसिफिक मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगी और वो चलती चली जाएंगी। वो आपको टेलीग्राम से सारी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, कौन सी वीडियो अपडेट हो रही है। और ये कोर्स जो है, आप 10,000 एमसीक्यू कोर्स जस्ट 1,299 रुपीज में आप ले सकते हैं, अगर आपको कोड यूज करेंगे VIP10। अगर ये कोड यूज करेंगे तो आपको कोर्स जस्ट 1,299 रुपीज में मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा GS कोर्स है, ये थियरी कोर्स है, और ये कोर्स हम जल्दी ही लाइव लॉन्च करने वाले हैं, तो जैसे लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये कोर्सेज को आपको लेना कहां से है या कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे और हमारी वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही इसको ओपन करेंगे, आपको सर्च बार नजर आएगा, यहां पे डाल देना है 10,000, तो आपको कोर्स नजर आ जाएगा। अदरवाइज आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में व्यू ऑल करके भी कोर्स नजर आ जाएगा, और यहां से इसके नीचे भी जस्ट लॉन्च का बटन होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, क्लिक करके आपको नजर आ जाएगा। और अदरवाइज वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? यस। और एक चीज आपको बता दूं, ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी हैं, जो हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स में आते हैं, और बहुत लेवल के क्वेश्चन में डालता हूं इसमें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, तो आपके लिए अच्छा है अभी, क्योंकि एग्जाम में आप ही बोलेंगे फिर बाद में। समझ आया? जी। सो गाइस, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, और थैंक यू सो मच। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।